बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है डीवाई इंस्टीट्यूट फॉर लर्निंग में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 9 के हिंदी कोर्स ए की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 के काव्य खंड का 6वां पाठ, जो कि चंद गहना से लौटती बेर है। सबसे पहले हम आपको इस पाठ के कवि, जो कि केदारनाथ अग्रवाल जी हैं, उनके जीवन के बारे में कुछ बताएंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि हमने क्लास 9 के काव्य खंड के 1 से लेकर 5 जो आपका पाठ है, उसके वीडियोस हमने अपने इस चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। अगर आप में से किसी ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब चलिए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं और हम आपको केदारनाथ अग्रवाल जी के जीवन के बारे में कुछ बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं। छायावाद के रचना काल में प्रगतिवादी काव्य की सफल रचना करने वाले कुछ एक कवियों में से श्रीनाथ अग्रवाल एक हैं। उनका जन्म सन 1911 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कामासीन नामक गांव में हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए और आगरा विश्वविद्यालय से एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने बांदा में वकालत प्रारंभ कर दी। उन्हें अपने अध्यापक रामकृष्ण सीलीमुख से कविता करने की प्रेरणा मिली। खड़ी बोली में लिखे गए उनके कुछ कविता और सवैये लखनऊ की माधुरी पत्रिका में प्रकाशित हुए। हंस और नया साहित्य जैसे पत्र पत्रिकाओं में समय समय पर उनकी रचनाएं छपती रहीं। सन 2000 में उनका निधन हो गया। उनकी प्रमुख रचनाएं। केदारनाथ अग्रवाल की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: नींद के बादल, युग की गंगा, लोक तथा आलोक, आग का आईना, फूल नहीं रंग बोलते हैं, देश देश की कविताएं, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापे, कहे केदार खरी खरी आदि उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। उन्होंने निबंध और यात्रा के अनेक रोचक संस्मरण भी लिखे हैं। उनकी साहित्यिक विशेषताएं। केदारनाथ अग्रवाल का प्रगतिवादी कवियों में प्रमुख स्थान है। उनकी कविता में जीवन के यथार्थ के दर्शन होते हैं। अब उनकी भाषा शैली। केदारनाथ अग्रवाल की कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों ही सख्त एवं प्रभावशाली हैं। उन्होंने खड़ी बोली। हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का ये जो पाठ है, चंद गहना सी लौटती बेर। मैं आपको इसके जो स्टार्टिंग में जो लाइनें गिवन हैं, इनका मैं आपको अर्थ बताता हूँ। चलिए सबसे पहले आपको इस चैप्टर का एक शॉर्ट मैं वो बता देता हूँ कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। जो हमारी एक कविता है, इसमें हमें क्या पढ़ना है। प्रस्तुत कविता में कवि ने गांव की फसल संस्कृति का सुंदर और सजीव चित्रण किया है। मतलब जो गांव की संस्कृति और जो हमारा जो पेड़ पौधे हैं, कवि ने इस पाठ में उन पेड़ पौधों का एक सजीव चित्रण किया है। इस कविता में वर्णित सौंदर्य इस बात की अभिव्यक्ति है कि सुंदरता देखने के तरीके में होती है, और यदि नज़र सुंदर हो तो सामान्य सी लगने वाली चीज़ें भी असाधारण सौंदर्य की दृष्टि कर देती हैं। यहाँ कविता में सर्वत्र मानवीकरण अलंकार का प्रयोग दर्शनीय है। अब चलिए बताते हैं कि इस पाठ में आखिर है क्या। इस पाठ में हमें जो कवि हैं, उन्होंने मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। इस कविता में कवि ने मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। मानवीकरण अलंकार जो आपका होता है, वो किसी भी वस्तु को मनुष्य के रूप में दर्शाना मानवीकरण कहलाता है। जैसे कि जो हमारी ये कविता है, इसमें कवि ने क्या कहते हैं, चने और अलसी का जो पेड़ है उसको एक मनुष्य के रूप में दर्शाया है। अब चलिए हम लोग ज़्यादा देर न करते हुए रीड करते हैं और उसके बाद हम आपको
इन लाइनों का अर्थ बताते हैं। पहली और दूसरी लाइन देखिए। सबसे पहले हम लोग रीड करेंगे और उसके बाद हम आपको इन सभी लाइनों का अर्थ बताएंगे। चलिए देखते हैं। पहली लाइन में क्या कहा गया है? देख आया चंद गहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं। देख आया चंद गहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं। मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना। अब इसका अर्थ क्या हुआ? इसमें कहा गया है मैं चंद गहना गांव देखकर आ रहा हूं और खेतों की मेड़ पर बैठा हुआ चने को देखकर कवि कहता है, कवि कह रहे हैं यहाँ पे कि इसमें कहा गया ना देख आया चंद गहना, देखता हूं दृश्य अब मैं। कहने का मतलब है कि मैं चंद गहना गांव देखकर आ रहा हूं। उसके बाद कहा गया है मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला एक बीते के बराबर या हरा ठिगना चना। इसका मतलब होगा खेतों की मेड़, मतलब मेड़ जो है खेत में एक क्या कहते हैं, ऐसे किनारे किनारे बाउंड्री बनाई जाती है और उसे कहा जाता है मेड़। तो इसमें कहा गया है कि खेतों की मेड़ पर बैठा हुआ चने को देखकर कवि जो है वो कहते हैं कि एक बीते का यह छोटा चने का पौधा जिसमें गुलाबी फूल आ गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये वाली और ये लाइन पढ़ते हैं और इनका अर्थ बताते हैं आपको। इसमें कहा गया है या हरा ठिगना चना बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा। कहा गया है कि यह छोटा चने का पौधा जिसमें गुलाबी फूल आ गए हैं, फूलों की पगड़ी सिर पर बांधे जैसे सजकर खड़ा है। कहा गया है ना सजकर खड़ा। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये वाली लाइन रीड करते हैं, इसका अर्थ बताते हैं आपको। इसमें कहा गया है पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हटीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर। मैंने कहा था ना कि यहाँ पे चने और अलसी के जो पेड़ है उसको एक मनुष्य के रूप में प्रदर्शित किया गया है, मतलब मानवीकरण अलंकार का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। अब चलिए इनका अर्थ बताते हैं इन लाइनों का। इसमें कहा गया है कि यहाँ पे कहा गया है कि अलसी को स्वभाव की हठीली, जो अलसी है वो स्वभाव की हठीली बताया गया है उसको, कमर की पतली और देह की लचीली बताते हुए कवि कहते हैं कि वह भी चने के पास ही अपने नीले फूलों को लिए खड़ी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बच्चों, मैं आपको, जैसा कि मैंने आपको इन लाइनों का अर्थ बताया, अब मैं इनको एक बार इन सभी लाइनों का एक साथ अर्थ बता देता हूँ, जिससे कि आपको समझने में जो है आसानी रहे। मतलब जैसे मैंने 2-2 लाइन 4-4 लाइन का आपको अर्थ बताया, जब एक साथ आपको अर्थ बता देंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। अब चलिए स्टार्टिंग से क्या कहा गया था। इसमें कहा गया था मैं चंद गहना गांव देखकर आ रहा हूँ, खेतों की मेड़ पर बैठा हुआ चने को देखकर जो कवि हैं वो कहते हैं कि एक बीते का या छोटा चने का पौधा जिसमें गुलाबी फूल आ गए हैं, फूलों की पगड़ी सिर पर बांधे जैसे सजकर खड़ा। और आगे बढ़ते हैं। कहा गया है कि अलसी को स्वभाव की हठीली बताया गया है और कहा गया है कमर की पतली और देह की लचीली बताते हुए कवि कहते हैं कि वह भी चने के पास ही अपने नीले फूलों को लेकर खड़ी हुई है, अपने नीले फूलों को लिए खड़ी हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इन लाइनों को मैं आपको अर्थ बताता हूँ कि इनमें आपको क्या कहा गया है। चलिए देखते हैं बच्चों। यहाँ पे कहा गया है आपको, इनको पहले रीड करते हैं। कह रही है जो छुए या दूं हृदय का दान उसको, और सरसों की ना पूछो
हो गई सबसे सयानी, और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी। यहाँ पे कवि कहता है कि ऐसी सुंदरता वाली अलसी मानो जैसे कह रही हो कि जो ही मुझे छुएगा उसी को अपना हृदय दान कर दूंगी। कहा गया है, कवि कहते हैं कि जो अलसी है वो इतनी सुंदरता वाली है कि मानो उसे देखकर मुझे ये लग रहा है कि वो कहना चाहती है कि जो भी उसे छुएगा उसे वो अपना हृदय दान कर देगी, दान कर दूं हृदय उसे, ठीक, उसी की प्रेमिका हो जाऊंगी, उसी की प्रेमिका हो जाऊंगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इन लाइनों का अर्थ बताते हैं हम आपको। इसमें कहा गया है कि, और जो ये वाली जो लाइन है इसमें जो बताया गया आपको सरसों के बारे में, इसमें कहा गया है सरसों के पीले फूलों की शोभा से मुग्ध हुआ कवि जो है वो कहता है कि सरसों तो जैसे सयानी हो गई है, कहा गया है ना, और सरसों की ना पूछो हो गई सबसे सयानी, मतलब सरसों की जो है शोभा से मुग्ध होकर कवि जो है वो कहते हैं कि सरसों की ना पूछो वो तो हो गई सयानी, वो तो हो गई सयानी। अब आगे बढ़ते हैं, इसको रीड करते हैं। इसमें कहा गया है हाथ पीले कर लिए हैं, हाथ पीले कर लिए हैं, ये लाइन देखिए, हाथ पीले कर लिए हैं व्याह मंडप में पधारी, व्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे। इसका अर्थ क्या होगा, यहाँ पे कहा गया है वह जब व्याह के मंडप, मतलब जो हमारा विवाह होता है, यहाँ पे कहा गया उसको व्याह के मंडप, ये जो आपकी लाइन है इसमें कहा गया व्याह के मंडप, वह जब व्याह के मंडप में इस रूप में आई तो फागुन का यह वसंती मौसम, आगे बढ़ते हैं, इसमें कहा गया है देखता, ये लाइन का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें कहा गया है देखता हूं मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग आंचल हिल रहा है, इस विजन में दर व्यापारिक नगर, दर व्यापारिक नगर, इसका क्या मतलब, दर व्यापारिक नगर देखता हूं प्रकृति का अनुराग आंचल हिल रहा है। इसका अर्थ होगा कि यहाँ पे कहा गया है कि जब वो मंडप पे आती है तो फागुन का यह बसंती मौसम इस स्वयंवर को देखकर, फाग मतलब होली के जो गीत होते हैं, फाग उसे कहते हैं, होली के जो गीत, इसमें लिखा गया ना फाग गाता मास फागुन, इसका मतलब है फाग गाकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहा है। यह सब देखकर कवि जो है वो कहते हैं कि लगता है कि फागुनी हवा में जैसे प्रकृति का प्रेम भरा आंचल मंद मंद हिल रहा है। कहा गया ना प्रकृति का अनुराग आंचल हिल रहा, मतलब कवि को देख के लगता है कि फागुनी हवा जैसे प्रकृति का प्रेम भरा आंचल मंद मंद हिल रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लाइनें का अर्थ समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया है, ये जो है आपकी लाइन, ये जो लाइन है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है, और पैरों के तले है एक पोखर, और पैरों के तले है एक पोखर। बच्चों आप ध्यान से सुनिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है आपको कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है कि इस सुनसान में भी नगरीय जीवन की व्यापारिक चकाचौंध से अलग हटकर प्रेम पूर्ण वातावरण है। कवि कहता है कि प्रेम पूर्ण वातावरण है। कवि आगे प्रकृति का वर्णन करता हुआ कहता है कि पास ही में एक पोखर में लहरें उठ रही हैं, मतलब लहरें उठ रही हैं। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या कहा गया है, उठ रही जिसमें लहरिया नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरिया। कहने का जो अर्थ है, यहाँ पे क्या कहा गया है, लहराते हुए जल की सतह के किनारे नीले हुए जल तल में उगी भूरी घास भी जल के साथ लहरा रही है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा गया है एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा आंख को है चमकाता, आंख को है चकमकाता। इसका अर्थ क्या होगा, इसमें कहा गया है कि पानी में पड़ता सूर्य का हिलता प्रतिबिंब चांदी के गोल किंतु खड़े खंभे के समान हो गया है और वह आंखों में चमक कर उन्हें चमका दे रहा है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। इसका अर्थ क्या होगा, यहाँ पे कहा गया है कि और यहाँ पे कहा गया है किनारे के पत्थर चुपचाप जैसे पानी पी रहे हैं, उन्हें देखकर कवि कल्पना करता है कि उनकी यह लंबी प्यास कब तक बुझ सकेगी। कहा गया है ना, प्यास जाने कब बुझेगी, मतलब कवि कहते हैं कि उनकी ये जो लंबी प्यास है ना जाने वो कब बुझेगी। अब आगे बढ़ते हैं, इन लाइनों का अर्थ देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता। इसका अर्थ क्या होगा, यहाँ पे कहा गया है कि जल में एक टांग पर खड़े बगुले को देखकर कवि कहता है कि जैसे यह योगी की भांति ध्यान साधना कर रहा है, जो अपनी आहार चंचल मछलियों को जब जब देखता है तब उसकी समाधि जो है वो टूट जाती है और वह बगुला भगत जल्दी से। आगे देखते हैं, आगे क्या कहा गया है, कहा गया है कि इस लाइन को देखिए, इसमें कहा गया है चढ़ दबाकर चोंच में नीले गले में डालता, चट दबाकर चोंच में नीचे गले में डालता है। इसका अर्थ जो है वो ये होगा, और वह बगुला भगत जल्दी से चोंच में मछलियों को दबाकर अपने गले के नीचे उतार लेता है। आगे देखते हैं इन लाइनों का अर्थ क्या होगा। इसमें कहा गया है एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन। कवि कहता है कि ठीक बगुले की ही तरह काले सिर और सफेद पंखों वाली चिड़िया उजली मछली को अपने पंखों से झटपटा मारकर अपनी नीली चोंच में दबाकर दूर आकाश में उड़ जाती है। कहा गया है, इन लाइनों का अर्थ कहा गया है टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर एक उजली दूर उड़ती, कहा गया है एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। इसका अर्थ है कि यहाँ पे जो कवि हैं वो कह रहे हैं सफेद पंखों वाली चिड़िया उजली मछली को अपने पंखों में झटपटा मारकर अपनी पीली चोंच में दबा दूर आकाश में उड़ जाती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और इन लाइनों को मैं आपको अर्थ बताता हूँ। यहाँ तक हमने आपको अर्थ बता दिया, इस लाइन तक का आपका अर्थ हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन लाइनों का अर्थ क्या होगा। ओ यहीं से, यहाँ देखिए, यहाँ कहा गया है कि ओ यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ जान नहीं है। यहाँ पे कहा जाता है कि खेतों के बाद की जमीन ऊंची है और वहाँ से रेल की पटरी गई हुई है। कवि कहते हैं कि मुझे कोई चिंता नहीं है, ट्रेन का टाइम नहीं है। ऐसा कहकर कवि नगरीय जीवन की भाग दौड़, इसमें कहा गया है कि चित्रकूट की अनगर चौड़ी
कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली हैं। बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं, कांटेदार कुरूप खड़े हैं। इसका अर्थ होगा कि ऐसा कहकर कवि जो है वो नगरीय जीवन की भाग दौड़ और अस्त व्यवस्था की ओर संकेत करना चाहता है। परिवेश का वर्णन करते हुए वह कहता है कि इस तरह चित्रकूट की कम ऊंची अनगढ़ चौड़ी पहाड़ियां दूर दूर तक फैली हुई हैं। जमीन पथरीली और बांझ है, फिर भी कहीं कहीं रीवा के कांटेदार पौधे फैले हुए हैं। कहा गया ना कांटेदार कुरूप खड़े, मतलब रीवा के कांटेदार कहीं कहीं पौधे फैले हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इस लाइन का अर्थ देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकता, सुग्गे का स्वर टै 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 टै, सुन पड़ता है वन स्थली का हृदय चिरता, वन स्थली का हृदय चिरता। इसका अर्थ क्या होगा। यहाँ पे कहा गया है कि इस उचाट में भी तोते, मतलब जो सुग्गा है, यहाँ पे कहा गया है ना सुग्गे का, मतलब सुग्गा जो तोता होता है, आपने सुना होगा तोता हरे हरे रंग का होता है तोता, तो सुग्गे का स्वर यहाँ पे कहा गया है सुग्गे की टै टै का स्वर सरलता घोल रहा है और तोतों मतलब सुग्गों के साथ साथ सरसों का, तोते मतलब सुग्गों के साथ साथ, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कहा गया ना सरलता घोल रहा है। यहाँ पे इन लाइनों का देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है उड़ता गिरता सारस का स्वर टिरटो टिरटो, टिरटो टिरटो। कहा गया है कि तोतों मतलब सुग्गों के साथ साथ सरसों का टिरटो टिरटो का स्वर जैसे मानो वन स्थली की शांति या नीरवता को भंग कर रहा है। यह स्वर जो है वो अत्यंत करुण है, इसलिए कवि कहता है कि यह स्वर वन स्थली के हृदय को चीर रहा है, वन स्थली के हृदय को चीर रहा है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्या कहा गया है। यहाँ कहा गया है मन होता है उड़ जाऊं मैं पर फैलाए सारस के संग, जहाँ जुगुल जोड़ी रहती है हरे खेत में, जहाँ जुगुल जोड़ी रहती है हरे खेत में सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुपके चुपके, सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुपके चुपके। अब मैं आपको इन लाइनों का अर्थ बताता हूँ। ये जो आपकी 8 लाइन गिवन है उनका अर्थ मैं आपको एक साथ बताता हूँ। सबसे पहले आप देखिए, इसमें कहा गया है मन होता है उड़ जाऊं, मतलब मेरा मन होता है कि मैं भी सारस के साथ पंख बांधकर उन हरे खेतों में उड़ जाऊं, उन हरे खेतों में उड़ जाऊं। उसके बाद कहा गया है पर फैलाए सारस के संग जहां जुगुल जोड़ी रहती है, मतलब जहां सारस और सारसी, सारस का जोड़ा, मतलब सारसी जो है वो सारस का जोड़ा रहते हैं और उनकी, उसके बाद कहा गया है ना ये सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुपके चुपके, चुपके चुपके। इसका अर्थ होगा और उनकी सच्ची प्रेम कहानी अपने कानों से सुन लूं। कहने का जो हमारा जो यहाँ पे कहने का आश्रय है वो कि कवि को नगरीय जीवन की व्यापारिक चकाचौंध और ऊब भरी जिंदगी से घृणा थी, घृणा तथा ग्रामीण प्रकृति परिवेश से सहज ही लगाव उत्पन्न हो गया तथा इसी सौंदर्य और प्रेम युक्त वातावरण के सम्मोहन में बंधा हुआ वह कहता है कि प्रेम मानव जीवन से हटकर प्रकृति और प्राकृतिक सहारों पर जीने वाले जीवों में केंद्रित हो गया है। जो हमारा ये पाठ है मैंने आपको इसके सभी जितनी भी लाइनें हैं सभी का अर्थ बता दिया। अगर आपको इनमें से किसी भी लाइन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, मैं आपको उनका अर्थ बता दूंगा। बच्चों ये जो कविता थी, जो हमारे कवि थे वो मतलब जो हमारी प्रकृति है उसको बहुत ही बारीकी से देखकर और उसमें जो मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करते हुए उन्होंने इस कविता को लिखा है। उनका इस कविता में लिखने का मतलब उनका था कि क्या कहते हैं, जब वो
मेड़ पर बैठे हुए थे और उन्होंने जो प्रकृति का दृश्य देखा वही उन्होंने मानवीकरण का अलंकार का मतलब प्रयोग करते हुए इस कविता में उतार दिया। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर से ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि अगर आपको हमारा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले चाहिए तो आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। अब चलिए, धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मौज मस्ती, जो आपका मन करे आप वो करें।